हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, ये आपकी हिस्ट्री की क्लास है जिसमें हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अपने जीआईसी के लिए, अपनी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, मेन तो अभी यही लगा हुआ है। बाकी अगर आप किसी और टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप हिस्ट्री को पढ़ सकते हो मेरे साथ। तो आज का टॉपिक है विदेशी आक्रमण। तो विदेशी आक्रमण के क्वेश्चंस करेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 60+ क्वेश्चन है, तो हम लगा लेंगे बहुत फटाफट से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है फतेहनामा का यहाँ पर पहला अरबों का आक्रमण, उसका प्रभाव से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो फतेहनामा का दूसरा नाम क्या है? तो फतेहनामा का दूसरा नाम है चचनामा। फतेहनामा का दूसरा नाम चचनामा है। ये पुस्तक सिंध के इतिहास से संबंधित है। इसमें चच राजवंश का इतिहास एवं अरबों के द्वारा सिंध विजय का वर्णन है। मूल रूप से अरबी भाषा में लिखित इस ग्रंथ के लेखक अज्ञात हैं। बाद में मोहम्मद अली बिन अबू बर्क कूफी ने नासिरुद्दीन कुबाचा के समय इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया और इस ग्रंथ में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध अभियान, उसके शासन प्रबंध और सिंध विजय के पश्चात खलीफा वाहिदा के द्वारा मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दिए जाने का वर्णन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, सिंधु पर आरंभिक अरब आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक था दाहिर। सिंध पर आरंभिक अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था और अरोरा उसकी राजधानी थी। सिंध पर अरबों का प्रथम सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में हुआ। सिंध पर अरब आक्रमण की जानकारी अरबी में लिखी चशनामा नामक ग्रंथ से मिलती है और इस ग्रंथ का फारसी अनुवाद अबू बकर कूफी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, पैगंबर मोहम्मद का संबंध अरबों के किस कबीले से था? तो पैगंबर मोहम्मद का संबंध अरबों के कुरैश कबीले से था। पैगंबर मोहम्मद साहब कुरैश हरसीमा कबीले से संबंधित थे और इनका जन्म मक्का में हुआ था जो सऊदी अरब में है। मक्का भारत के पश्चिम में है, इसलिए भारतीय मुसलमान पश्चिम की तरफ मुंह कर करके नमाज पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पैगंबर मोहम्मद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पैगंबर मोहम्मद ने एक ही ईश्वर की प्रार्थना करने का उपदेश दिया, ये बिल्कुल सही है। पैगंबर मोहम्मद ने मतावलंबियों के एक ही समुदाय की सदस्यता का उपदेश दिया, ये भी सही है। पैगंबर मोहम्मद भाषा और संस्कृति से अरब के थे, ये भी सही है। पैगंबर मोहम्मद के अनुयायियों ने उन्हें ईश्वर का संदेश वाहक घोषित किया था, ये गलत है। ठीक है, तो पैगंबर मोहम्मद के अनुयायियों ने नहीं, स्वयं मोहम्मद साहब ने ही अपने आप को ईश्वर का संदेश वाहक घोषित किया था। ठीक है, अनुयायियों ने नहीं घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबों के द्वारा सिंध विजय का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो अरबों के द्वारा सिंध विजय का उल्लेख आपको चचनामा में मिलता है। 1216 में लिखी गई पुस्तक चचनामा जो फारसी भाषा में लिखी गई है, मूल रूप से अरबी का फारसी में अनुवाद है। इसमें सिंध विजय का उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों के शासनकाल को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले आ जाएंगे आपके मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद आएंगे महमूद गजनवी, फिर आएंगे चंगेज खान और उसके बाद आ जाएंगे तैमूर। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम 711 से 12 तक रहता है, गजनवी 997 से 1030 तक, चंगेज का 1162 से 1227 तक, तैमूर 1370 से 1405 तक। निम्नलिखित में से किस राज्य पर मोहम्मद गोरी के द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था? तो सबसे पहले आक्रमण मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पे किया था। मोहम्मद गोरी ने 1175 में सर्वप्रथम मुल्तान पर आक्रमण किया था और यहाँ का शासक शिया था, अतः उसके राज्य को जीतना अपना धर्म समझता था वो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुस्लिम विजेताओं में से किसने अपनी बहुजाति सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया था? तो अपनी बहुजाति सेना में हिंदुओं को नियुक्त करने वाला था महमूद गजनवी। ठीक है, अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी में अपनी बहुजाति सेना में हिंदुओं की नियुक्ति करी और तिलक नामक सैनिक उसका प्रमुख सेनापति था। नेक्स्ट है, राजवंश और राजधानी। ठीक है, तो गुजरात राजवंश की राजधानी क्या थी? गुजरात के चालुक्य थे। ठीक है, तो गुजरात राजवंश की राजधानी थी आपकी अहिलवाड़। चेदी के कलजुरी की राजधानी थी त्रिपुरी। मालवा के परवार थे धारा राजधानी थी और शाकंभरी के चैमानों की राजधानी थी अजमेर। तो गुजरात के चालुक्य अहिलवाड़, चेदी के कलजुरी त्रिपुरी, मालवा के परमार धारा और शाकंभरी के चामान अजमेर। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी आपकी उद्भांड में।
हिंदूशाही राजवंश ने काबुल घाटी और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेशों पर शासन किया। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश में स्थित इस हिंदूशाही राज्य की राजधानी उद्भांडपुर वहिंद थी। हिंदूशाही राज्य मुस्लिम आक्रमण का प्रथम शिकार हुआ। नेक्स्ट है, लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक था। तो लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक था खुसरो मलिक। लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक था। 1186 में मोहम्मद गोरी ने छल के द्वारा खुसरो मलिक को कैद कर लिया, जिससे संपूर्ण पंजाब पर गोरी का अधिकार हो गया तथा गजनी राजवंश समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है, अलबरूनी के अनुसार कुषाणों के उत्तराधिकारी कौन थे जिन्होंने 10वीं-11वीं सदी में उत्तर भारत पर शासन किया था? तो ये थे हिंदूशाही। अलबरूनी के अनुसार हिंदूशाही वंश के शासक कुषाण नरेश कनिष्क के वंशज थे। हिंदूशाही राज्य की राजधानी उद्भांडपुर वहिंद थी। हिंदूशाही राजवंश मुस्लिम आक्रमण का शिकार हुआ है। नेक्स्ट है, अरब यात्री इस्तिखारी के बारे में क्या सही नहीं है? तो वो खुरासान में कार का निवासी था, ये सही नहीं है। उसने 951 में भारत यात्रा करी। उसने किताबुल अकलीम और मासलिक वल मामलिक लिखा था। कहा जाता है कि उसने विश्व का एक मानचित्र भी बनाया था। ठीक है, तो अरब यात्री इस्तिखारी ने बाकी यही सारी चीजें लिखी हैं, छोड़ो। नाफ्ता और मैंगोनेल्स का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस स्थान या क्षेत्र में किया गया था? ये सिंध 712 में किया गया। नाफ्ता और मैंगोनेल्स का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम सिंध 712 स्थान क्षेत्र में किया गया। ये बहुत ही खतरनाक हथियार थे। इनमें मैंगोनेल्स का प्रयोग आधुनिक मिसाइलों की तरह होता था। नेक्स्ट है, चचनामा और बाबरनामा क्रमशः किस भाषा में लिखे गए हैं? तो चचनामा लिखी गई थी अरबी भाषा में और बाबरनामा लिखी गई है तुर्की भाषा में। चचनामा की रचना अरबी भाषा में किसी अज्ञात लेखक ने की थी, जिसमें सिंध पर अरबों के आक्रमण का उल्लेख है। बाबरनामा तुर्की भाषा में रचित है, जो कि मुगल शासक बाबर के द्वारा ही उसकी लिखी हुई आत्मकथा है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो अल गाजली तहजीब उल अखलाक, ये सही सुमेलित नहीं है। सियाबुद्दीन शूरावर्दी अवारिफ उल मारिफ था। अल हुजवेरी कशफ उल माजुब है और इब्ने अरबी जो है वो फुसूस अल हिकाम। चचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो चचनामा सिंध का इतिहास है, जो कि मूल रूप से आपका अरबी भाषा में लिखा गया है। चचनामा मूल रूप से अरबी भाषा में है। ये मुख्यतः सिंध के इतिहास से संबंधित है, जो अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत है। इसकी रचना अली अहमद ने की थी। ज्ञात है कि अरबी लेखक अलबरूनी की पुस्तक तहकीके हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए, जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा तर्क है। तो अभिकथन कहता है कि भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना के साथ ही इतिहास लेखन कला दृढ़ता से स्थापित की गई थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। तर्क कहता है कि सल्तनत काल में भारत में कागज उद्योग विकसित हुआ था। ये भी सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं हो रही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नहीं है? तो अलबरूनी कहता है कि केवल शूद्र ही वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते थे, ये सही नहीं है। तो अलबरूनी के अनुसार वेदों का अध्ययन केवल ब्राह्मण ही कर सकते थे, अन्य के लिए ये वर्जित था। शूद्र के अतिरिक्त तथा अत्यंत अंतज जातियों और वैश्यों को भी वेदाध्ययन का अधिकार नहीं था। इस प्रकार भी असत्य है, शेष कथन सत्य है। नेक्स्ट है, फारसी भाषा में लिखा गया मध्यकालीन भारतीय इतिहास फारसी इतिहास लेखन विद्या के रूप में जाना जाता है और इसका केंद्र बिंदु होता है। तो इसका केंद्र बिंदु शासक वर्ग होता था। तो भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से शुरू हुआ। यहाँ इसको एक नवीन रूप प्रदान किया गया है। ये प्रारंभ में शासक वर्ग और अमीर वर्ग की भाषा ली और उसकी उन्हीं का संरक्षण भी प्राप्त था। सर्वप्रथम भारत में लाहौर फारसी साहित्य का विकास केंद्र रहा है। नेक्स्ट है, किस अरब यात्री के बारे में कहा जाता है कि वह प्रतिहार नरेश मिहिर भोज के शासनकाल में भारत आया था? तो मिहिर भोज के शासनकाल में सुलेमान आया था। मिहिर भोज प्रथम प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। कल्हड़ और अरब यात्री सुलेमान के विवरणों में भी उसे उसके काल की घटनाओं की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी नाटे मुहम्मदी को किसने संकलित किया है? तो जियाउद्दीन बरनी ने किया है। नेक्स्ट है, सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया भूमि कर ये कहलाता था, क्या कहलाता था? खिराज। तो अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में सिंध विजय प्राप्त करी और 2 नए कर लगाए, जिसमें एक जजिया जो धार्मिक कर था और दूसरा खिराज जो भूमि कर था। ये उपज का 2/5 से 1/4 तक होता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक रचना भारत में मुस्लिम शासन के प्रारंभ को रेखांकित करती है? तो वो है चाशनामा। अरबों के भारत आक्रमण के विषय में पर्याप्त सूचना 9वीं शताब्दी के
के बिलादुरी कृत किताब फुतुल अल बलदान में मिलती है। 1216 में लिखित एक अन्य पुस्तक चशनामा है जो फारसी भाषा में लिखी गई। अरबी का फारसी अनुवाद भी भारत पर अरबों के आक्रमण के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है चाशनामा कहाँ के इतिहास की जानकारी का प्रसिद्ध स्रोत है, तो ये है सिंध। फारसी ग्रंथ चाशनामा से अरबों के द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है भारतवर्ष पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण करता था, तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने किया। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली, किंतु उसका कोई स्थायी परिणाम नहीं हुआ। नेक्स्ट है फतहनामा ग्रंथ का संबंध है, तो फतहनामा ग्रंथ का संबंध है अरबों की सिंध विजय से। फतहनामा ग्रंथ में अरबों के द्वारा सिंध विजय का वर्णन मिलता है। अरबों के द्वारा भारत को जीतने का काफी प्रयास किया गया और सिर्फ कुछ ही भाग अरबी जीत सके। नेक्स्ट है तारीखे सुबुतुगीन पुस्तक का लेखक था, तो ये है बैहाकी। गजनी के शासक सुबुतुगीन के दरबारी कवि बैहाकी ने तारीखे सुबुतुगीन की रचना की थी। इतिहासकार बैहाकी की इतिहासकार लेनपूल ने पूर्वा पेप्स की उपाधि दी, जिसमें सुबुतुगीन और उसके पुत्र महमूद की वीरता एवं प्रशासन का वर्णन है। 731 में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर स्थापित किया जिसका नाम था महफूजा। 731 में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर पहला नगर महफूजा और उसके बाद दूसरा नगर मंसूरा में स्थापित किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध पर आक्रमण किया। मकरान पहुंचकर उसने वहां के राजा की सहायता प्राप्त करी और दाहिर के शासन से असंतुष्ट जाटों और मेड़ों को अपनी ओर मिला लिया। विद्रोही बौद्धों ने भी उसकी सहायता करी। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने देवल पर आक्रमण किया और उसे अपने अधिकार में किया। 17 वर्ष से अधिक की आयु के समस्त पुरुषों का कत्ल कर दिया और उसके आक्रमण से दाहिर स्वयं घबरा गया और उसने देवल से उसका सामना करने के लिए कोई सेना नहीं भेजी। इस प्रकार बिना किसी प्रतिरोध के ही मुहम्मद को सिंध का दक्षिणी भाग प्राप्त हो गया और उसके बाद नीरून सेवान शिशम को विजय करता हुआ उसने सिंधु नदी प्राप्त कर ली। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है, तो ये है तबकाते नासिरी। मिनाजुद्दीन सिराज की पुस्तक तबकाते नासिरी में मोहम्मद गौरी की भारत विजय और नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण दिया है। ये पुस्तक सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित है। मिनहाज प्रथम इतिहासकार था जिसने केवल ये कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। मिनहाज ने सुल्तान इल्तुतमिश से लेकर अपने संरक्षक सुल्तान नासिरुद्दीन के राज्यकाल का विवरण स्वयं देखी हुई घटनाओं के आधार पर लिखा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक स्थान को अरब यात्रियों ने स्वर्ण ग्रह कहा है, तो ये कहा है मुल्तान को। 713 में मोहम्मद बिन कासिम ने सुल्तान पर विजय प्राप्त की। ये अरबों की अंतिम विजय थी। सुल्तान से इतना सारा सोना मिला कि उसका नाम सोने का नगर स्वर्णग्रह अरब यात्रियों के द्वारा रखा गया। नेक्स्ट है उत्तर भारत पर तुर्कों के आक्रमण के समय गुज्जर प्रतिहार वंश किस क्षेत्र में आधिपत्य रखते थे, तो वो रखते थे कन्नौज क्षेत्र में आधिपत्य। तो उत्तर भारत में तुर्कों के आक्रमण के समय गुज्जर प्रतिहार वंश कन्नौज क्षेत्र में आधिपत्य रखते थे। 10वीं सदी के मध्य में प्रतिहार साम्राज्य पूर्णतः छिन्न-भिन्न हो गया। अब ये कन्नौज के आसपास ही सीमित था। राज्यपाल जो विजयपाल का पुत्र था 1018 ईस्वी तक कन्नौज पर शासन करता है। उसने मोहम्मद गजनवी के सम्मुख आत्मसमर्पण किया और कन्नौज पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। राज्यपाल अपना शरीर लेकर भाग खड़ा हुआ और महमूद ने कन्नौज को खूब पीटा। राज्यपाल की कायरत नजर नाराज होकर चंदेल शासक विद्याधर ने उसकी हत्या कर दी। मुरजुल जहाब का लेखक कौन था, तो मुरजुल जहाब का लेखक था अल मसूदी। मुरजुल जहाब का लेखक अल मसूदी था, जबकि अल बिलादुरी द्वारा रचित ग्रंथ किताबु फुतुल अल बलदान है। अल बरूनी के द्वारा लिखित ग्रंथ है किताबुल हिंद। इन सभी कृतियों में पूर्व मध्यकालीन भारत और सिंध पर अरब आक्रमणों का वृत्तांत मिलता है। अरब यात्री सुलेमान ने पाल शासक देवपाल को प्रतिहार और राजपूत शासकों में सबसे शक्तिशाली बताया है। गजनवी आक्रमण और उसका प्रभाव, तो अरबी भाषा में लिखी गई है। किताबुल हिंद जो है वो अरबी भाषा में लिखी गई। किताबुल हिंद तहकीक हिंद अल बरूनी के द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई है और सर्वप्रथम सचारू ने उसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। हिंदी भाषा में इसका अनुवाद रजनीकांत शर्मा के द्वारा किया गया है। इसमें 80 अध्याय हैं और इस ग्रंथ में महमूद गजनवी के समय भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्थितियों के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है। अल बरूनी का जन्म 913 को खीवा मध्य एशिया में हुआ था। वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया। उसने हिंदू धर्म, दर्शन, भाषा, साहित्य का अध्ययन किया। पुराणों का अध्ययन करने वाला वो पहला मुसलमान था। इसने भारत में 8 प्रकार के अंतज्यों के बारे में उल्लेख किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक ने महमूद गजनवी
के विरुद्ध भारतीय राजाओं का एक संघ बनाया था? तो ये बनाया था आनंदपाल और त्रिलोचन पाल ने। तो महमूद गजनवी के विरुद्ध सर्वप्रथम 1009 में हिंदू शाही शासक आनंदपाल ने भारतीय राजाओं का संघ बनाया और बेहिंद के निकट गजनवी का मुकाबला किया, परंतु पराजित हो गया। इसके पश्चात उसने उत्तराधिकारी त्रिलोचन पाल ने भी कश्मीर और बुंदेलखंड के शासकों के सहयोग से महमूद गजनवी से मुकाबला किया, परंतु वो भी परास्त हुआ। नेक्स्ट है, इस्लामी स्वर्ण युग के विद्वान को अक्सर विचारधारा का संस्थापक, तुलनात्मक धर्म का जनक और भारत में पहला मानव विज्ञानी कहा जाता है। तो वो है अल-बरूनी। अल-बरूनी का जन्म उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म, जिसे कि आधुनिक समय में खीवा के नाम से जाना जाता है। अल-बरूनी एक महान गणितज्ञ, दार्शनिक, ज्योतिष और संस्कृत का विद्वान था। महमूद गजनवी ने इसकी योग्यता और विद्वान से प्रभावित होकर उसे राजदरबार में सम्मानित स्थान प्रदान किया। महमूद के आक्रमण के समय ये कई बार भारत आया था और यहाँ सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, भौगोलिक, दर्शन और संस्कृत पर गहन अध्ययन किया। ये कई भाषा का जानकार था, इसलिए आसानी से उसे किसी भी भाषा में अनुवाद करना आसान हो जाती थी। इसमें अरबी, फारसी और पतंजलि के व्याकरण का भी अनुवाद किया है। इसे भारतीय इतिहास में विचारधारा का संस्थापक, तुलनात्मक धर्म का जनक और भारत में पहला मानव विज्ञानी माना जाता है। नेक्स्ट है, तहकीके हिंद सुप्रसिद्ध साहित्यिक कृति किसके द्वारा रचित है? तो ये अल-बरूनी के द्वारा रचित है। तहकीके हिंद अथवा किताबुल हिंद नामक पुस्तक का लेखक अल-बरूनी ने एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ और विचारक था। इसकी विद्वता से प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने उसे राज्य का राज ज्योतिष नियुक्त कर दिया। अल-बरूनी अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत, गणित, खगोल विज्ञान इत्यादि का प्रमुख जानकार था। सुल्तान महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय अल-बरूनी भी भारत आया था और कई वर्षों तक पंजाब में रहा। भारत में रहकर जो उसने देखा, अध्ययन किया, उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनी पुस्तक तहकीके हिंद और किताबुल हिंद में वर्णन किया है। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमणों ने भारतीय नरेशों की सैन्य दुर्बलता को प्रकट किया। गजनवी के आक्रमण के बाद भारतीय राजाओं को अपने सैन्य बल की ओर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ समय के बाद इस दुर्बलता को मोहम्मद गोरी के आक्रमण ने उजागर कर दिया। गोरी और गजनवी का भारत विजय अभियान प्रमुखता उसके अति श्रेष्ठ सैन्य संगठन, युद्ध नीति और सैन्य संचालन पर निर्भर था। सेना का सामंती रूप समाप्त हो गया था तथा युद्ध में भाग लेने का विशेषाधिकार किसी एक जाति विशेष का अधिकार नहीं रह गया। तुर्कों की सेना तेज तर्रार और व्यावसायिक नीति का अनुसरण करने वाली थी, जिसका प्रभाव दीर्घ काल में राजपूत सेना पर भी पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे महमूद गजनवी ने भारतीय उपमहाद्वीप के विषय में लिखने की जिम्मेदारी दी थी? तो वो था अल-बरूनी। अल-बरूनी महमूद गजनवी का दरबारी लेखक था, जिसे उसने अपने शासन और विजयों को लिखने की जिम्मेदारी दी थी। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय मथुरा का शासक कौन था? तो उस समय कुलचंद वहां का शासक था। गजनवी ने अपना 13वां आक्रमण मथुरा पर किया, जहाँ का शासक कुलचंद था। मथुरा को सुदृढ़ और सब रूपों में सुंदर मंदिरों का नगर कहा जाता है। उद्बी ने मथुरा की बहुत प्रशंसा करी। महमूद ने मथुरा नगर को विध्वंस कर दिया था तथा भीषण लूटपाट की थी। नेक्स्ट है, शाहनामा का लेखक फिरदौसी निम्नलिखित में से किसके दरबार का राजकवि था? तो ये मोहम्मद गजनवी के दरबार का राजकवि था। शाहनामा का लेखक फिरदौसी महमूद गजनवी का दरबारी कवि था। शाहनामा नामक ग्रंथ में ईरान के शासकों का वर्णन है। शाहनामा पुस्तक को बाबर ने अपने साथ भारत लाया था। नेक्स्ट है, सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार किया था। भारत की अव्यवस्थित परिस्थितियों में महमूद गजनवी ने भारत पर 11वीं सदी के प्रारंभ में कई बार आक्रमण किए। सर हेनरी इलियट ने बताया कि महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो महमूद गजनवी के विरुद्ध सर्वप्रथम 1009 में हिंदुस्तानी शासक आनंदपाल ने भारतीय राजाओं का संघ बनाया, परंतु पराजित हो गया। इसके पश्चात उसने उत्तराधिकारी त्रिलोचन पाल ने भी कश्मीर और बुंदेलखंड के शासकों के सहयोग से महमूद गजनवी से मुकाबला किया, परंतु वो भी परास्त हुआ। निम्नलिखित में से किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं के द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया था? तो वो था जयपाल। महमूद गजनवी ने 1001 में पेशावर के निकट हुए आक्रमण में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को महमूद गजनवी ने बंदी बना लिया। जयपाल और उसके संबंधियों को 25 हाथी और 2,50,000 दिनार लेकर मुक्त कर दिया गया था और इस पराजय से क्षुब्ध होकर जयपाल ने आत्मदाह कर लिया। नेक्स्ट है, सिंधु नदी के तट पर महमूद गजनवी से पराजित होने वाला भारतीय राजा कौन था? तो वो था आनंदपाल। 1009 में महमूद गजनवी ने गुज्जर प्रतिहार शासक आनंदपाल को सिंधु नदी के किनारे एक निर्णायक युद्ध में पराजित किया और साल्टरैंड में स्थित उसकी नई राजधानी नंदन या नंदनपुर को तबाह कर दिया। उसने आनंदपाल के नगरकोट नामक किले को भी तबाह कर दिया। आनंदपाल को एक अधीन राजा के रूप में कुछ समय तक लाहौर से राज्य करने की अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट है, उस विद्वान का क्या नाम था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? तो वो
वो था अलबरूनी। 973 में खीवा में अलबरूनी का जन्म हुआ और 1017 में अलबरूनी को महमूद गजनवी ने खीवा विजय के समय युद्धबंदी के रूप में प्राप्त किया था। अलबरूनी विद्वान था, इसलिए महमूद गजनवी के आक्रमणों के समय भारत आया था। अलबरूनी प्रथम मुस्लिम था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने सिक्कों के पृष्ठभाग पर कालिमा का संस्कृत अनुवाद किया? अव्यक्तमंक, मोहम्मद, अवतार। तो ये है महमूद गजनवी। अपने पिता सपुतुगीन की मृत्यु के बाद महमूद ने गजनी के पर अधिकार किया। सुल्तान महमूद के साथ ही इस्लाम के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। वो अजाम का प्रथम सुल्तान माना जाता है। तारीख गुजीदा के अनुसार सिस्तान के राजा खलक बिन अहमद को हराने के बाद ही महमूद ने सुल्तान की पदवी ग्रहण की। इतिहासकार मानते हैं कि महमूद सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला शासक था। महमूद गजनी ने अपने सिक्कों पर एक और कालिमा का संस्कृत अनुवाद अव्यक्तमंकम, मोहम्मद, अवतार अंकित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी ने निम्नलिखित में से किन धार्मिक रीतियों के प्रचलन का वर्णन किया है? तो गजनवी ने इसने दैनिक यज्ञ, व्रत, दान और तीर्थ यात्रा चारों का किया। अलबरूनी गजनी की भारत विजय से पहले एक विद्वान, एक राजनयिक के रूप में खीवा देश के अंतिम शासक की सेवा में था। इसके बाद अलबरूनी ने महमूद के दरबार से संबद्ध हो गया और जब महमूद ने भारत पर चढ़ाई की तो उसके साथ भारत आया। उसकी सबसे महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय रचना उसके द्वारा किया गया भारतीय जीवन का सर्वेक्षण है। उसकी रचना 1017 से 1030 के बीच भारतीय जीवन के अध्ययन और निरीक्षण पर आधारित है। महमूद गजनवी के भारतीय अभियान के समय वे उसके साथ साथ भारत आए थे। किताबुल हिंद एक अनुपम कृति है जिसकी रचना इन्होंने की। इस पुस्तक में इन्होंने भारतीय परंपराओं, रीति रिवाजों, त्योहारों, उत्सवों और धार्मिक अनुष्ठानों, दैनिक यज्ञ, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, व्रत आदि का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था धन संग्रह। सुल्तान महमूद गजनवी सपुतुगीन का पुत्र था और 997 में सपुतुगीन की मृत्यु के बाद वो गजनी का शासक बना। अपने राज्यारोहण के अवसर पर उसने ये प्रतिज्ञा की कि वो प्रत्येक वर्ष भारत पर एक आक्रमण करेगा और इसके अतिरिक्त मध्य एशिया में अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए उसे धन की आवश्यकता थी। भारत में उसे धन की प्राप्ति आसानी से हो सकती थी, अतः धन संग्रह के लिए ही महमूद ने भारत पर एक के बाद एक कई आक्रमण किए। नेक्स्ट है, अधोलिखित विदेशी आक्रमणकारियों में से किसने सोमनाथ मंदिर की लूट की थी? सोमनाथ मंदिर की लूट महमूद गजनवी ने की थी। गजनवी वंश ईरान के शासकों की एक शाखा थी। अल्पतगीन ने इस वंश को एक स्वतंत्र राज्य के शासक के रूप में स्थापित किया। सुपुतुगीन इस वंश का एक प्रमुख शासक और अल्पतगीन का दामाद था। 997 में सुपुतुगीन की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के पश्चात उसके बड़े पुत्र महमूद ने सत्ता ग्रहण की। अपने राज्यारोहण के अवसर पर उसने भारत पर प्रत्येक वर्ष आक्रमण करने की प्रतिज्ञा की और इसके अतिरिक्त मध्य एशिया में अपने साम्राज्य विस्तार के लिए भी उसे धन की आवश्यकता थी। अपने इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही महमूद ने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया। चूंकि उस समय भारत के मंदिर धन प्राप्ति के प्रमुख स्रोत थे, इसलिए महमूद ने 1025 में सोमनाथ के मंदिर काठियावाड़ पर आक्रमण किया और वहां से अकूत संपत्ति लूटकर गजनी ले गया। 1025 में सोमनाथ पर आक्रमण के समय गुजरात पर सोलंकी शासक भीम प्रथम शासन कर रहा था, जो आक्रमण के समय भाग खड़ा हुआ। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी का आक्रमण और उसका प्रभाव। राज पिथौरा के नाम से कौन सा राजपूत शासक जाना जाता है? तो वो जाना जाता है पृथ्वीराज। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय दिल्ली और अजमेर में चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसे राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है, का शासन था। वो सभी तत्कालीन भारतीय शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। अत्यधिक महत्वाकांक्षी होने के कारण उसने पड़ोसी राजाओं से संघर्ष किया और सभी से शत्रुता मोल ली। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया, किंतु 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में वो मोहम्मद गोरी से पराजित हो गया। नेक्स्ट है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने किस भारतीय नरेश को पराजित कर बनारस पर अधिकार कर लिया था? तो वो था जयचंद। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने भारतीय नरेश जयचंद्र को हराकर बनारस पर अधिकार किया। गोरी ने 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने के बाद 1194 में चंदावर के युद्ध में राजा जयचंद को गढ़वाल वंश का महत्वपूर्ण और अंतिम शासक था पराजित किया। गढ़वाल वंश कन्नौज से बनारस तक के क्षेत्र पर शासन करता था, अतः इन क्षेत्रों पर गोरी का अधिकार हो गया। नेक्स्ट है, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि के अनुसार निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद गोरी को हराया था? तो नाइकी देवी ने मोहम्मद गोरी को हराया था। 1178 में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया और यहाँ के शासक मूलराज या भीमद्वितीय ने अपनी विधवा मां नायिका देवी की नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट काशत के मैदान में मोहम्मद गोरी को पराजित किया। भारत में मोहम्मद गोरी की पहली पराजय थी ये। महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान ने वहां का अधिकार किसे बनाया? तो उसे बनाया था पंजू राय को।
पृथ्वीराज तृतीय एक महान विजेता और रणबांकुरा सेनानायक था। परमर्दी देव नामक चंदेल राजा को उसने पराजित किया और 1180 में उसकी राजधानी महोबा पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसे महोबा का प्रशासक पंजवन राय को बनाया। चंदेल नरेश के ऊपर पृथ्वीराज चौहान की विजय का एक अभिलेखी साक्ष्य भी प्राप्त होता है। इस लेख से ज्ञात होता है कि वो महोबा पर अधिक समय तक अधिकार न रख सका। नेक्स्ट है, निम्नांकित भारतीय नरेशों में किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो ये किया था भीम द्वितीय ने। मूलराज द्वितीय के बाद भीम द्वितीय गुजरात के चालुक्य वंश का शासक बना। 1178 में मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में तुर्कों ने उसके राज्य पर आक्रमण किया, किंतु काश शहद के मैदान में भीम द्वितीय ने उन्हें बुरी तरह पराजित कर दिया। चौहान वंश के ख्याति नाम शासक पृथ्वीराज तृतीय का सिंहासनारोहण किस स्थान पर हुआ था? तो ये दिल्ली में हुआ था। चौहान वंशी राजा पृथ्वीराज चौहान ने राय पिथौरा दिल्ली में अपना सिंहासनारोहण करवाया। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी को पराजित करके क्षमादान दे दिया, जिसके उपरांत 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने इन्हें पराजित करके बंदी बना लिया। गोरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? कदम्बवास था। गोरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कदम्बवास था। पृथ्वीराज तृतीय के समय में चालुक्य सोलंकी शासक भीम द्वितीय था। पृथ्वीराज तृतीय और चालुक्यों के बीच आपसी वैमनस्य के कारण अनेक युद्ध हुए, किंतु दोनों में से कोई एक दूसरे पर निर्णायक विजय प्राप्त नहीं कर सका। अतः जब चालुक्यों पर गोरी ने आक्रमण किया तो पृथ्वीराज तृतीय के लिए चालुक्यों को कमजोर करने का एक सुनहरा मौका मिल गया, इसलिए उसने चालुक्यों की कोई सहायता नहीं की। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी के द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था? वो है पृथ्वीराज। मोहम्मद गोरी के द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक पृथ्वीचौराम था। वो तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित होने के बाद 1192 में द्वितीय तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर भारत में तुर्की राज्य की स्थापना करता है। 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किस भारतीय शासक को पराजित किया? तो ये किया था जयचंद को पराजित। रिपीटेड क्वेश्चन। पृथ्वीराज चौहान किस तुर्की आक्रमणकारी से तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गया था? तो वो था मोहम्मद गोरी। रिपीटेड। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी, तो पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी अजमेर। ठीक है। अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय थे, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी को संधि के लिए विवश कर दिया था? तो वो थे विद्याधर। महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019-20 में हुआ। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला, फलस्वरूप महमूद गजनवी को विवश होकर विद्याधर के साथ संधि करनी पड़ी। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया? तो ये खोखरों के द्वारा मारा गया था। नेक्स्ट है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित की गई है? तो मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित की गई। मोहम्मद गोरी ने लक्ष्मी प्रकार की आकृति के सिक्के ढलवाए थे। कलचुरी और चंदेल सिक्कों पर भी लक्ष्मी की आकृति आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम इक्तादारी व्यवस्था को आरंभ किया था? तो वो था मोइनुद्दीन मोहम्मद गोरी। ठीक है। इक्ता अरबी भाषा का शब्द है और प्रारंभ में इस प्रथा के अंतर्गत भूमि विशेष खंडों के राजस्व का अधिकार सैनिकों को उनके वेतन के बदले दिया जाता था। भारत में सर्वप्रथम इक्तादारी व्यवस्था का आरंभ मोइनुद्दीन मोहम्मद गोरी के समय हुआ, लेकिन गोरी कभी भारत में रहकर शासन नहीं किया, बल्कि अपने सिपह सलार के द्वारा शासन किया था। इसलिए इल्तुतमिश को इक्तादारी व्यवस्था का आरंभकर्ता माना जाता है। उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरी क्रांति थी। ये कथन किसका है? ये कथन है एम हबीब का। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में गोरी के आक्रमण और विजयों के साथ साथ तुर्कों के रूप में एक नए शासक वर्ग का आगमन हुआ। तुर्कों की इन विजयों का परिणाम केवल राजसत्ता का परिवर्तन मात्र नहीं था, बल्कि दो विकसित सामाजिक व्यवस्थाओं के टकराव एवं संघर्ष से नए सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन भी हुआ। मोहम्मद हबीब ने इन परिवर्तनों को एक शहरी क्रांति की संज्ञा दी और उनके अनुसार तुर्कों ने औद्योगिक सामाजिक शक्तियों पर वर्षों से चले आ रहे जाति और सैद्धांतिक बंधनों को उखाड़ फेंका। इस तरह हबीब उत्तर भारत पर तुर्की विजय को भारत के शहरी कारीगरों की क्रांति मानते हैं। नेक्स्ट है, महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? तो सुल्तान महमूद के दरबार की शोभा बढ़ाता था। पूर्व का होमर कहलाने वाला कवि फिरदौसी सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार की शोभा बढ़ाता था। इनकी महत्वपूर्ण रचना शाहनामा है। ऐसा कहा जाता है कि शाहनामा लिखने हेतु सुल्तान ने उसे 60,000 सोने का सिक्का देने का प्रण किया था। अंततः अपनी बात से मुकर कर उसके स्थान पर 60,000 चांदी का मिश्कल दिया। परिणामतः फिरदौसी खुद होकर गजनी को सदा के लिए त्याग दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो? तो वो था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने हिंदू देवी की आकृति अंकित सिक्के जारी करवाए। चौहान सिक्कों को की तरह उसने दिल्ली में भारतीय ढंग की मुद्रा तैयार करवाई। कन्नौज जीतकर उसने भारत का राजा यानी कि सुल्तान कहलाने के लिए लक्ष्मी की आकृति का स्वर्ण सिक्का तैयार कराया, लेकिन उसे चांदी की धातु में ही सीमित रहना पड़ा। यह उसकी राजनीतिक चाल थी ताकि वो सुल्तान यानी कि प्रजा का प्रिय बन सके। ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन था,
तो अब इससे ज़्यादा फास्ट मैं नहीं करा सकती थी। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और स्टडी विद एनु के साथ कनेक्टेड रहे। मिलते हैं कल नेक्स्ट अपने टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।